नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में आप सभी को मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और 2 गज़ की दूरी बना के रखें। और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना जाएं। और जब आप घर पे रहें तो आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीड लेजिस्लेशन के ऊपर। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर या फिर अलाइड सेक्टर्स पर डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही की इनपुट है, वो है हमारा सीड। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि हमारी कंट्री जो भूखी है, जिसके पास फूड ग्रेन्स नहीं है, उसको फूड कैसे दिलाया जाए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया यूएसए से फूड को इंपोर्ट करता था। 1960 से पहले ये होता था। उसके बाद सबने सोचा कि क्या किया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो हमारा की इनपुट था वो था हमारा सीड। तो उस इनपुट को किस तरह से हम यूज़ करें और किस तरह से हम उसको इम्प्रोवाइज़ करें कि हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो इसी के साथ साथ इसी फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और ये जो जितने भी भूखे लोग थे उनको फीड करने के लिए इंडिया को फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी को ज़रूरत है हाई क्वालिटी सीड्स की और हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स की। तो उन सबको डेवलप करने की जिम्मेदारी भी कहीं आएगी। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया और भी बहुत इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए गए इस चीज़ के लिए कि हाँ, हमारी जो फूड ग्रेन्स हैं हम ऐसे सीड्स को डेवलप करें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और आगे हमने यही देखा कि हाई क्वालिटी सीड्स जो थे उनकी ही वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में एक नया रेवोल्यूशन आया था। वी ऑल नो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर सीड एक ऐसा इनपुट था, उसके साथ अगर हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें मोस्टली लोग क्या है, या तो स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा इनपुट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो इनपुट है, जो हमारा सीड है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो कम यूज़ करने पे ज़्यादा क्वालिटी या ज़्यादा यील्ड दे वो। तो इसीलिए हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इस सिनेरियो को देखते हुए गवर्नमेंट ने सीड को एक एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। उस एक्ट के तहत एसेंशियल कमोडिटी बोल दिया गया कि भाई सीड हमारी जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है। उस एक्ट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया 1964 में। 1964 में आया वैराइटल रिलीज सिस्टम। इसमें एक नेशनल लेवल पे एक सिस्टम था, एक स्टेट लेवल पे था। तो नेशनल लेवल पे सेंट्रल वैराइटल रिलीज कमेटी को फॉर्म किया गया और स्टेट लेवल पे स्टेट वैराइटल रिलीज कमेटी को हर स्टेट में स्टेट लेवल पे फॉर्म किया गया। एक सेंट्रल सीड्स कमेटी आई, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर डाल दिया गया। उसके बाद हमारा सीड एक्ट भी आया 1966 में। तो ये सब चीज़ें करने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि जो सीड्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सेंट्रल सीड्स कमेटी ने कंस्टिट्यूट किया सेंट्रल सब कमेटी ऑन क्रॉप स्टैंडर्ड्स, नोटिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ वैरायटीज़ फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ताकि ये जो हमारा रिलीज़ करना है, नोटिफाई करना है या कोई वैरायटी को रिलीज़ करना है या प्रोविजनल नोटिफिकेशन देना है या डी नोटिफाई करना है, तो ये सब चीज़ें कर सके। और यही सेम काम स्टेट लेवल पे कौन करता था? स्टेट सीड सब कमेटी। तो इस तरह से 2 कमेटीज़ आई, एक सेंट्रल सब कमेटी, एक थी हमारी स्टेट सीड सब कमेटी। ये सब आया हमारा सेंट्रल सीड कमेटी के अंडर। उसके बाद आया हमारा सीड ऑर्डर 1983 का। सीड ऑर्डर 1983 ने बोला कि सीड कंट्रोलर होना चाहिए, जो डीलर्स हैं उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, उनके लाइसेंस को रिन्यू करना चाहिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होनी चाहिए एक,
टाइम लिमिट होना चाहिए कि कब कब हम सीड के सैंपल्स को एनालाइज कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कब कर रहे हैं। अगर लाइसेंस सही नहीं है तो उसे सस्पेंड या कैंसिल भी कराया जा सकता है और उसके अगेंस्ट अपील भी की जा सकती है। इन नटशेल सीड ऑर्डर का मेन काम ये था कि जो सीड ट्रेडर्स हैं उनको एक मैंडेटरी लाइसेंस दिया जाए, उनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाए। उसके बाद आया हमारा 1988 की एक नई पॉलिसी थी सीड डेवलपमेंट पे। तो जो हमारी न्यू पॉलिसी थी सीड डेवलपमेंट पे वो सितंबर 1988 में फोर्स में आ गई और उसका जो मेन एम्फेसिस था वो था कि हमारी जो हाई क्वालिटी सीड्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाए, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम किया जाए ताकि प्लांट की जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन और मॉडर्नाइज किया जा सके, जो क्वारंटाइन के प्रोसीजर्स हैं उनको इफेक्टिवली देखा जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, ताकि हमारे को ऐसा ना हो कि कोई क्वारंटाइन सीड या कोई क्वारंटाइन जो चीज़ है वो चीज़ आ जाए कंट्री में। डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री जो थी उसको इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाए। तो इस तरह से न्यू पॉलिसी जो थी सीड डेवलपमेंट पे, उसका फोकस था कि सीड इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले अच्छी सीड्स का और अच्छा प्लांटिंग मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। तो उसका मेन फोकस यही था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीड इंडस्ट्री में और कौन कौन से लीगल राइट्स आते हैं, तो उसमें लीगल प्रोविजंस में हमारा सीड एक्ट आ जाता है 1966 का, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ फार्मर राइट एक्ट 2001 का, प्लांट्स फ्रूट सीड इम्पोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर PFS ऑर्डर जिसे बोलते हैं वो आ जाता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आ जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है 1986 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, पेटेंट्स भी आ जाता है, पेटेंट्स एक्ट 1970, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स वाला एक्ट आ जाता है 1999 का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है 1986 का, पैकेजिंग कमोडिटीज़ ऑर्डर 1975, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976 का। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये सारे लेजिस्लेशंस जो हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो फार्मर है उनको अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोवाइड किया जा रहा है। के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।